साथियों नमस्कार। साथियों आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। जैसे कि बात चल रही थी हड़प्पा सभ्यता जब नवपाषाण काल के साथ में आई तो किस प्रकार से परिवर्तन आया। आपने देखा था कि बहुत सारे जो है मानो शिकार के साथ साथ खाद्य संग्रह करने लगे थे और खाद्य संग्रह के साथ साथ उत्पादक के भी श्रेणी में आने लगे थे। यूँ कहें कि वो खाद्य का उत्पादन करने लगे थे, कृषि करने लगे थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि जब खाद्य संग्रह ज़्यादा मात्रा में होने लगा तो उनके पास अवकाश का भी एक समय मिला और जो बुजुर्ग थे, जो स्त्रियां थी, वो उसके अलग जो है चल करके कुछ अलग काम करने लगे, जिसमें शिल्प का और कला का भी विकास हुआ। तो धीरे धीरे करके और हमने हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जो कुछ नगरीय सभ्यता के बारे में भी पढ़ा था कि किस प्रकार से उन्नत नगरीय सभ्यता थी, किस प्रकार से ग्रेडिंग प्रणाली, जो ग्रिड प्रणाली थी, उसके द्वारा सड़कें निकाली गई थी और नालियों का विकास हुआ था। उसी क्रम में हम पढ़ रहे थे कि वहाँ पर कुछ मोहरें भी पाई गई थी, जिन मोहरों में वहाँ की लिपि जो थी वो लिपि अंकित थी और जानवरों के चित्र अंकित थे। लेकिन कुछ ऐसी भी मोहरें पाई गई थी जिनमें जो है मनके, हड़प्पाई मनके, उनके चित्र गुदे हुए थे। तो इस प्रकार से हमने जानकारी करी थी। लेकिन अगर साथियों हड़प्पा सभ्यता के माप तौल पर बात करें तो वहाँ पर जो माप तौल थी वो 16 के गुणांकों में चलती थी। यूँ कहें कि 16 के गुर्जों में जो अंक पद्धति थी नाप तौल की वो चल रही थी। जैसे कि यूँ कहें कि वो आवर्तक, जो 16 के आवर्तक थे, जैसे कि 16, 32, 64, इस प्रकार से माप जो है वहाँ पर ये माप चल रही थी। और जैसे कि हम देखें कि घनाकार बाट यूज किए जाते थे, जो कि इस साइज में होते थे, इस प्रकार के बाट होते थे, घन के जैसे बाट होते थे और 16 के गुर्जों में होते थे। 16 हो गया, 32 हो गया, 64 हो गया। तो इस प्रकार से ये बाँट जो है इस क्रम में चल रहे थे, यानी कि घनाकार बाँट थे। और अगर बात करें कि हड़प्पाई लिपि जो थी, हड़प्पा लिपि, तो वो मुख्यतः हम देखने को मिलती है, मोहरों पर देखने को मिलती है कि हड़प्पा लिपि मोहरों पर अंकित थे। लेकिन साथियों वो लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। कारण बस एक था कि उसके जैसी कोई दूसरी विकसित नहीं हुई, कोई दूसरी भाषा नहीं थी, इस प्रकार से जो है। और इसके अतिरिक्त मृदभांड जो होते थे, हड़प्पाई मृदभांड और कुल्हाड़ी व ताम्र बूटिका, कुल्हाड़ी व ताम्र बूटिका, कुल्हाड़ी या ताम्र बूटिका, कुल्हाड़ी जो हड़प्पा में मिली है और ताम्र बूटिका, ताम्र बूटिका और कुल्हाड़ी, तो और मृदभांड जो मिले, तो ये जो हड़प्पा के जो ये चीज़ें मिली, इन पर हड़प्पा लिपि अंकित थी। यानी कि इन पर भी साक्ष्य मिलते हैं कि इन पर हड़प्पा लिपि जो है अंकित थी। और इस लिपि को, हड़प्पाई लिपि, ये ब्रुष्टोफोदन लिपि पर आधारित थी। ब्रुष्टोफेदन, ब्रुष्टोफेदन या ब्रुष्टोफेदन भी कहते हैं। तो इस लिपि पर आधारित थी हड़प्पाई लिपि। जो हड़प्पा की लिपि थी वो इस लिपि पर आधारित थी, जो कि एक तरीके से कहें कि इस लिपि को दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, यानी कि दाएं से चलता था वो लिपि और यूँ कहें दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं, इस प्रकार से ये लिपि लिखी जाती थी। मतलब दाएं से चलती थी और दाएं से बाएं और फिर दूसरी लाइन बाएं से दाएं। तो इस तरह ये लिपि जो है लिखी जाती थी। और ये अभी तक पढ़ने में सफलता इसे नहीं मिली है, क्योंकि रीजन था कि इसकी द्विभाषीय लेख जो है, द्विभाषीय कोई इस प्रकार की द्विभाषीय जो है लिपि या लेख नहीं मिला है। साथियों अगर बात करें कि ये इसकी जो वहाँ पर अंक प्रणाली थी या माप के लिए फिट का यूज होता था, फिट का और क्यूबिक का यूज करते थे। जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि आज भी जो है फिट यूज किया जाता है।
तो हड़प्पा लिपि में क्या फिट का यूज किया जाता था, फिट और क्यूबिक है ना, और क्यूबिक। तो इस जो है माप के तौल में इनका यूज किया जाता था, फिट का भी यूज होता था। और हड़प्पाई लिपि देखने को मिलता है कि ये चित्रात्मक लिपि थी। कैसी लिपि थी ये? चित्रात्मक, यानी कि चित्र के माध्यम से जो है भाव प्रकट किए जाते थे। चित्रात्मक लिपि थी ये लिपि, मतलब ऐसी लिपि थी जो कि लगता था चित्र बने हुए हैं हर एक तरीके से और वो भाव प्रकट कर रहे हैं। तो चित्रात्मक लिपि देखने को मिलती है हड़प्पा की। और साथियों, इनको हड़प्पा के लोगों को ग्रह और नक्षत्रों का भी ज्ञान था, है ना। ग्रह और खगोल विज्ञान का युग है, खगोल विज्ञान का भी नॉलेज था, ये देखने को मिलता है। कुछ ऐसे स्थान हैं जो कि जैसे कि मालवा, अगर मालवा की बात करें तो ये उत्कृष्ट ताम्र पाषाणी की हम मृदभांड पाए गए। तो मालवा एक ऐसा स्थान है। तो कुछ स्थान आप लिख लेंगे जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, और वो किससे संबंधित हैं ये आपको बताया जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि मालवा एक ऐसा स्थान है, मालवा आप लिखें, एक स्थान है मालवा, एक स्थान है मालवा, मालवा जहाँ पर उत्कृष्ट ताम्र पाषाणिक मृदभांड पाए जाते हैं। उत्कृष्ट ताम्र पाषाणिक मृदभांड पाए जाते हैं। क्या? मृदभांड, ताम्र पाषाणिक मृदभांड। एक स्थान है मालवा जहाँ पर उत्कृष्ट ताम्र पाषाणी या ताम्र पाषाणकालीन मृदभांड पाए जाते हैं। एक है नवदा टोली, एक है नवदा टोली, एक है नवदा टोली जहाँ पर, एक है नवदा टोली, एक स्थान है नवदा टोली। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर अत्यधिक मात्रा में अनाज पाया जाता है। अनाज, अत्यधिक मात्रा में अनाज पाए जाने के साक्ष्य मिले, अनाज जो है पाए जाने के साक्ष्य मिले, पाए जाने के साक्ष्य। तो ये एक ऐसा स्थान है नवदा टोली जहाँ पर अत्यधिक मात्रा में अनाज के साक्ष्य पाए गए हैं। एक दैमाबाद, अत्यधिक मात्रा में अनाज पाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और दैमाबाद एक सबसे बड़ी बस्ती है। दैमाबाद एक सबसे बड़ी बस्ती जहाँ पर कलश समाधान पद्धति, कलश और समाधान पद्धति, दैमाबाद आप लिख लेंगे, दैमाबाद। तो दैमाबाद में जो समाधान पद्धति पाई गई है वो साथियों उत्तर से दक्षिण की ओर है, उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ। और क्या? समाधान पद्धति, समाधान पद्धति। तो समाधान पद्धति पाई गई है, यानी कि समाधान पद्धति। और ये सबसे बड़ी बस्ती है, और सबसे बड़ी बस्ती है, सबसे बड़ी बस्ती है, सबसे बड़ी बस्ती, सबसे बड़ी बस्ती। और दूसरी चीज़, यहाँ पर कलश भी पाए गए हैं, कलश भी पाए गए हैं। तो दैमाबाद एक ऐसा स्थान है जहाँ पर समाधान पद्धति, सबसे बड़ी बस्ती और यहाँ पर कलश के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और एक इनाम गांव, एक स्थान पड़ता है इनाम गांव, जहाँ पर हाथी दांत के साक्ष्य पाए गए हैं। शिल्पकार चूना बनाने वाले और खिलौने बनाने वाले केंद्र, शिल्पकार चूना बनाने वाले। और तो इनाम गांव, जो इनाम गांव है वहाँ पर क्या, वहाँ पर कुछ साक्ष्य, जो इनाम गांव में क्या, सबसे चूना बनाने वाले और चूना बनाने वाले
चूना बनाने वाले और खिलौने बनाने वाले केंद्र। और कौन से? खिलौने। तो खिलौने बनाने वाले केंद्र, चूना बनाने वाले और खिलौने बनाने वाले केंद्र पाए गए हैं शिल्पकार हाथीदांत और किलाबंद बस्ती। तो हाथीदांत भी यहाँ पर पाए गए, हाथीदांत पाए गए यहाँ पर, शिल्पकार भी। और दूसरी चीज कि ये किलाबंद बस्ती थी। कैसी बस्ती थी? किलाबंद। ये अनुमान लगाया जाता है ये किलाबंद बस्ती रही होगी। तो ये जो है इनाम गांव, तो इनाम गांव में हाथीदांत के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। और एक पड़ता है जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति आपको बताया गया था कि संस्कृतियों को जिस प्रकार से बांटा गया था, तो वो जो है जोरवे संस्कृत, ताम्र पाषाणिक जो संस्कृतियाँ बांटी गई, कायथा संस्कृत, जोरवे संस्कृत, उसी में आता है जोरवे संस्कृत, जो कि महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में द्विस्तरीय निवास के साथ पाए गए। तो जोरवे एक स्थान पड़ता है महाराष्ट्र में, जोरवे, जिसमें जो है जोरवे एक स्थान है जिसमें द्विस्तरीय निवास के साक्ष्य पाए गए, द्विस्तरीय निवास के साक्ष्य। और ये कहाँ पड़ता है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये आप उम्मीद कर रहे हैं कि ये आप लिख रहे होंगे। अगर लिखे ना तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। और साथियों कोशिश करें आप लिखें ज़रूर, जैसे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। और ये समझ लीजिए एक पिन पॉइंट है। एक स्थान है कोटदीजी, आमरी, कालीबंगा, गणेश्वर। ये जो स्थान है, जैसे कि कोटदीजी, आमरी, गणेश्वर और कालीबंगा, ये जो स्थान है यहाँ पर हड़प्पा के उदय की पृष्ठभूमि मिली है। तो कालीबंगा और बनावली, ये जो स्थान है यहाँ पर ताम्र पाषाणिक और प्राक हड़प्पा, ताम्र पाषाणिक और हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड स्थान मिले। प्राक हड़प्पा सभ्यता यूँ कह लें तो कालीबंगा और जो बनावली हैं, और दूसरा कोटदीजी, आमरी और बनावली, ये जो स्थान है यहाँ पर हड़प्पा के उदय की पृष्ठभूमि मिली है। तो ये आप लिख सकते हैं। तो ये जो पिन पॉइंट हैं, जैसे कि कुछ इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट हैं, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता से और भी इम्पॉर्टेंट अगर फैक्ट की बात करें तो एक आता है पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के विस्तृत साम्राज्य, ये जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी की संज्ञा किसने दी थी? पिग्गट नाम के इतिहासकार ने दी थी। और रेडियो कार्बन जो कि एक नवीन विश्लेषण पद्धति है, जिसके माध्यम से हड़प्पा सभ्यता की तिथि जो कि निर्धारित की गई थी, और ये 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है। मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता जो कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे, ये आपको बताया गया। दूसरी चीज़ कि मोहनजोदड़ो में एक सबसे बड़ी इमारत मिली जो कि अन्नागार जिसे बोला जाता है, और जिसकी लंबाई जो है 45.72 या 45 मीटर से लेकर के 22.86 मीटर जो है इसकी, या 22.86 मीटर चौड़ाई। तो इस प्रकार से सबसे बड़ा अन्नागार मिला मोहनजोदड़ो में। और सैंधो सभ्यता में कपास की खेती का प्रारंभ किया गया।
तो ये आप पिन पॉइंट लिख लेंगे कि मोहनजोदड़ो जो कि सबसे बड़ा अन्नागार, वैसे इसकी हम चर्चा करेंगे आगे आने वाले चैप्टर में, आगे आने वाले सेशन में। तो साथियों आज जो है, जो हड़प्पा सभ्यता से कुछ रिलेटेड पॉइंट जो छूट रहे थे वो आपको बताए गए हैं, और कोशिश करिएगा ये पिन पॉइंट याद रखिए। और दूसरे 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो कि आपसे चर्चा करना चाहूँगा, और ये आपके लिए होमवर्क है जो कि आप बताएंगे अगर सेशन गहराई से देखें हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। जिसमें पहला कथन है सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है, जिसमें पहला कथन है कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा कथन है वे देवी और देवताओं की पूजा करते थे। और तीसरा कथन है वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो ये जो तीनों कथन हैं इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है, कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे चौहुदड़ो, कोटदीजी, देसलपुर, सोहगौरा। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। चौहुदड़ो, कोटदीजी, सोहगौरा और देसलपुर, इसमें आपको बताना है कि हड़प्पा स्थल नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है जो कि आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कथनों पर आपको विचार करना है। 2 कथन हैं, जो कि पहला है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता एक लौकिक सभ्यता थी। इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था पर वर्चस्वशाली नहीं था। इसमें धार्मिक जो है सभ्यता थी, इसमें धार्मिक तत्व उपस्थित था पर वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा कथन है कि उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। इसमें आपको सिलेक्ट करना है कौन सा कथन सही है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2, या फिर ना तो 1 ना तो 2। ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हैं। आप अगर ना समझ पाए हो तो एक बार स्किप करके, एक बार स्क्रॉल करके आप फिर से इसे आप सुन लें इन क्वेश्चनों को, और उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर सेशन आपको गहराई से आपने देखा है तो ज़रूर कर पाएंगे, और उम्मीद करता हूँ आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ये जानकारी दोस्तों तक पहुँचाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक ये जानकारी पहुँचाएँ। साथियों आज वक्त कम है, इसलिए जो है मैं थोड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो रिमेनिंग पार्ट था वो आपको बता दिया गया है, और कोशिश करूंगा कि अगला आने वाले सेशन वैदिक काल से संबंधित हो, जो कि डीपली नॉलेज आपको दिया जा सके। तो इसी प्रकार से हम सेशन में मिलते रहेंगे और यूं ही जोश के साथ पढ़ते रहें। तो तब तक के लिए अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।